हेलो आरबीसियंस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का क्लास जो है हमारा वो हम आगे बढ़ने वाले हैं हमारे चैप्टर 10 जो हमने स्टार्ट किया था माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में फर्स्ट वीडियो हमारी कंप्लीट हो गई थी और उस फर्स्ट वीडियो में हमने माइक्रोब्स का रोल हाउस होल्ड और इंडस्ट्री में देख लिया था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारा थर्ड एक्टिविटी, दैट इज माइक्रोब्स इन एग्रीकल्चर। ठीक है, अब एग्रीकल्चर में माइक्रोब्स का क्या रोल है, जैसे इस टर्म को अलग अलग करके बताया गया है, हर एक तरह से अलग अलग सेपरेट कर दिया गया है, लेकिन सारे टर्म्स को अगर हम जोड़ कर देखने वाले हैं तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है वो एग्रीकल्चर में ही निकल कर आना है। तो माइक्रोब्स इन एग्रीकल्चर को हम 3 पार्ट में अगर बांटें तो सबसे पहला चीज़ आता है बायो कंट्रोल एजेंट। ठीक है, ये भी माइक्रोब्स का एक रोल है जो कि वो एग्रीकल्चर में प्ले करते हैं। ठीक है, उसके बाद से अगर हम सेकेंड कंडीशन देखें तो सेकेंड कंडीशन है हमारी एज बायो फर्टिलाइजर्स। ठीक है, और जब हम तीसरे रोल की बात करें तो हम देखते हैं एज बायोगैस प्रोड्यूसर्स। बायोगैस प्रोडक्शन में भी इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो अभी जो हम लोग देखने वाले हैं ये वीडियो कम्प्लीटली एग्रीकल्चर पे बेस्ड है कि एग्रीकल्चर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या रोल होता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या आ रहा है, देखिए बायो कंट्रोल एजेंट। अब सवाल ये आता है कि बायो कंट्रोल एजेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी, आखिर ये क्यों रिक्वायर्ड है, इसका क्या मकसद है, तो व्हाट इज़ द पर्पस, इसका पर्पस क्या है। जैसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द रोल ऑफ माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। अब सवाल ये आ गया कि माइक्रोब्स जो है वो बायो कंट्रोल एजेंट के तौर पर उसकी क्या जरूरत है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए आपके एग्जाम के लिए मैंने पॉइंट्स लिख दिया है। जैसे बायो कंट्रोल एजेंट, ये पूछता है बायो कंट्रोल एजेंट के बारे में शॉर्ट नोट्स लिखिए या 2 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आपको आंसर्स क्या देना है कि बायो कंट्रोल एजेंट जो होते हैं इनका काम क्या होता है, ये क्यों यूज़ किया गया ये मेथड। तो ये मेथड जो है ये प्लांट और इंसान में होने वाले बीमारी को कंट्रोल करने के लिए किया गया है। यानी कि प्लांट में जो डिजीज़ और पेस्ट लगते हैं, यानी कि जो कीड़े वगैरह हो जाते हैं, प्लांट में जो रोग लग जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए हमने बायो कंट्रोल मेथड चुना। नेक्स्ट है कि ये यूज़ किसकी जगह पर होता है, किस चीज़ को हटाकर हमने इसको यूज़ किया है, तो हार्मफुल पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स जिससे इंसान की सेहत और हमारे प्लांट्स दोनों डैमेज हो रहे थे, तो उसको हटाकर उसको रिप्लेस किया हमने बायो कंट्रोल एजेंट से। ये किस चीज़ पर बेस्ड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव भी आता रहता है कि बायो कंट्रोल मेथड जो है वो किस प्रोसेस पे बेस्ड है, तो इट इज़ बेस्ड ऑन नेचुरल प्रीडेशन। नेचुरल प्रीडेशन मतलब प्राकृतिक तौर से शिकार करवाना, यानी कि किसी प्लांट पे कोई कीड़ा लगा और प्राकृतिक के थ्रू, किसी जिंदा चीज़ के थ्रू, किसी नेचुरल चीज़ के थ्रू ही हमने उसका शिकार करवा दिया, यानी कि उस पर अटैक करवाया और वो उस इंसेक्ट पेस्ट को हमने वहाँ से ख़त्म कर दिया। तो इसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल प्रीडेशन कहते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट्स, ये 2 एग्जाम्पल तो कॉमनली हैं। जैसे लेडी बर्ड जो होती हैं वो खुद ब खुद एफिड्स जो होते हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, उनको ट्रैप करती रहती हैं। उसी तरह से ड्रैगन फ्लाइज जो होती हैं वो जो मच्छर वगैरह, मॉस्किटोज वगैरह, लार्वा वगैरह प्रोड्यूस कर देते हैं खेतों में, मिट्टियों में, तो उनको वो डिस्ट्रॉय कर देती हैं। लेकिन बोर्ड के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिस पर बोर्ड एग्जाम फोकस करता है, दैट इज नंबर 1 बेसिलस थुरिंजिएंसिस। तो बेसिलस थुरिंजिएंसिस के बारे में मैं आपको बता दूं, इसी को हम कहते हैं बीटी बैक्टीरिया। दिस इज नोन एज बीटी बैक्टीरिया। अक्सर करके एग्जाम में आता रहता है कि बीटी बैक्टीरिया क्या है, इसका क्या रोल है। तो बीटी बैक्टीरिया जो है दिस इज नोन एज बेसिलस थुरिंजिएंसिस और ये प्रोड्यूस करता है बीटी टॉक्सिन। व्हाट इट प्रोड्यूस, इट प्रोड्यूसेस बीटी टॉक्सिन। और इस टॉक्सिन की खूबी ये है कि ये कभी भी एल्कलाइन पीएच पर ही एक्टिव होगा और एल्कलाइन पीएच पर एक्टिव होने के साथ साथ ये गट्स ऑफ लार्वा, यानी कि लार्वा जो होता है, जो किसी इंसेक्ट का लार्वा होता है, उसके गट्स में जाकर ही, इंटेस्टिनल गट्स में जाकर ही ये एक्टिव हो सकता है। उसके पहले ये क्या रहता है, प्रोटॉक्सिन, यानी कि उसके पहले वो इनएक्टिव रहता है। ठीक है, तो गट्स ऑफ लार्वा में जाके ये एक्टिव होगा और उस लार्वा को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो जब लार्वा ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो उसकी फिर अगेन रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं रहती है, वो चीज़ वापस वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। और ये देखिए ये किस तरह के लार्वा पे अटैक करता है, बटरफ्लाई के जो कैटरपिलर्स हो गए
या कॉटन लार्वा जो हो गया, कॉटन प्लांट में कॉटन डिजीज़ जो होता है, कॉटन प्लांट पे कई सारे कॉटन बॉल वॉर्म हो गए, बर्ड वॉर्म हो गया, वो सारी चीज़ों पर ये क्या करता है, अटैक कर देता है। तो बीटी बैक्टीरिया यानी कि बेसिलस thuringiensis, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, फंगस की फैमिली से हमने एक चुना है, दैट इज ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ये एक ऐसा फंगस होता है जो कि प्लांट पे लगने वाले, रूट पे लगने वाले पेस्ट को कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल प्लांट पैथोजन, लेकिन ऑन रूट्स। रूट्स में अगर कोई पैथोजन प्रेजेंट हो जाता है तो ये फंगस वहाँ पे जाके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तीसरा है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, एंड द अनदर नेम वी कैन राइट हियर इज बैक्यूलोवायरस। बैक्यूलोवायरस ये किसी भी इंसेक्ट पर आसानी से अटैक करता है। इसको ना प्लांट को डैमेज करना होता है ना ही इंसान को, ये वायरस सीधे इंसेक्ट पेस्ट को अटैक कर देता है, जिससे हम अपने प्लांट को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स बायो कंट्रोल एजेंट हमारे इतने काम की चीज़ है, ठीक है। तो हमने पहला देखा बायो कंट्रोल एजेंट, इसके बाद हम देखने वाले हैं कि बायो फर्टिलाइजर्स में क्या रोल है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। तो लेट्स हैव अ फोकस। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है राइट अ नोट ऑन माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स, तो आपको क्या लिखना है। ये तो हो गया बायो कंट्रोल एजेंट के लिए, बिल्कुल 200% एनसीईआरटी गिवन और कंप्लीट है ये थ्योरी, इससे आपके एग्जाम्स में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो भी इस चीज़ को काफ़ी आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरी बात को सुना है। तो जब वीडियो होता है, जब आप वीडियो देख रहे होते हैं, उस वक्त जो शब्द मैं बोलती हूँ उसको आप हिंदी में लिख सकते हैं। जैसे मैंने एक एक टर्म को हिंदी में समझाया कि ये पौधे के रोग और कीट को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, तो आप उसको लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ वीडियो पे फोकस करें, वीडियो सुनने के साथ साथ आप अपना पर्सनल नोट्स बना सकते हैं, ये आपको पढ़ने में काफ़ी आसानी देता है। तो सिर्फ लेक्चर सुनने से अच्छा है कि आप नोटबुक लेके रेडी रहो और जो शब्द आ रहे हैं, जो टर्म समझाया जा रहा है, उसको आप रफली लिखो। फिर बाद में जब आप उसको पढ़ लोगे तो एग्जाम में आप अपना आंसर बिल्कुल खुद से लिख सकते हैं, बिना किसी कंप्लीट रिवीजन के, बहुत बार याद किए हुए, बिना समझने के बाद आप उसको आसानी से लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि बायो फर्टिलाइजर्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है, यानी कि हमारे जो माइक्रोब्स हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट फर्स्ट, देन वी विल स्टार्ट विद बायो फर्टिलाइजर्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर हैविंग एज बायो फर्टिलाइजर। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बायो फर्टिलाइजर की हिंदी होती है जैव उर्वरक। देखिए, जैव मतलब तो हो गया लिविंग, जिंदा चीज़, उर्वरक मतलब होता है उपजाऊपन, यानी कि कोई जिंदा चीज़ अगर खेतों में उपजाऊपन ला रहा है, उसकी फर्टिलिटी को बढ़ा रहा है, तो उस चीज़ को हम बायो फर्टिलाइजर कहते हैं, ठीक है। अब बायो फर्टिलाइजर्स के तौर पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको पता है कि खेतों में खाद वगैरह हम डालते हैं तो उससे उसकी उर्वरक क्षमता बढ़ती है, फर्टिलिटी बढ़ती है, लेकिन अब यहाँ माइक्रोब्स को तो हम उसमें नहीं डाल सकते। तो माइक्रोब्स कैसे हो गए बायो फर्टिलाइजर, दिस इज द क्वेश्चन। तो आंसर सामने है कि माइक्रोब्स जो होते हैं ना, वो प्लांट के जड़ों में यानी कि मिट्टी में कई सारी ऐसी चीज़ों की सप्लाई कर देते हैं जिसकी आवश्यकता पेड़ के जड़ों को होती है। जैसे मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता, तो ये वातावरण से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, उसको अपने अंदर लेते हैं। और तो जैसे मिट्टी में बहुत सारी चीज़ें नहीं पाई जाती, जैसे नाइट्रोजन नहीं पाया जाता, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नाइट्रोजन को वातावरण से लेकर प्लांट के रूट तक पहुंचाते हैं। तो ऐसा ही रोल होता है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। देखिए, मेन सोर्स एज अ बायो फर्टिलाइजर जो यूज़ होता है वो बैक्टीरिया है, फंगस है और साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है। ये तीनों इस तरह के एजेंट है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इसमें आपको कुछ याद नहीं करना है स्टूडेंट्स, इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ पे ध्यान देना है दैट इज़ योर एग्जाम्पल्स। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, हर बार कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे या शॉर्ट क्वेश्चन इससे आते रहते हैं। तो देखिए, हमारा पहला एग्जाम्पल है N2 फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाम ही बता रहा है कि ये क्या फिक्स करेगा प्लांट के लिए, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की कमी होती है मिट्टी में, नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, तो ये वातावरण से नाइट्रोजन को लेकर प्लांट के रूट को या मिट्टी के थ्रू प्लांट तक पहुंचा देते हैं, इसलिए इनका नाम क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इसमें पहली कैटेगरी है फ्री लिविंग। फ्री लिविंग का मतलब ये कॉलोनी नहीं बनाते, ये झुंड में काम नहीं करते, ये अकेले ही नाइट्रोजन को ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में लाकर मिट्टी तक सप्लाई कर देते हैं। एग्जाम्पल्स मस्ट रिमेंबर, एग्जाम्पल्स बहुत बार आता है और ये
एनसीईआरटी का चूजन एग्जाम्पल है जिसकी वजह से आपको ये हमेशा याद रखना है। तो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का नाम आपसे एग्जाम में पूछा जाए, यू कैन गिव द ऑप्शंस लाइक दिस, एजोस्पिरिलम और एजेटोबैक्टर। इन दोनों को कंसीडर किया गया है और यही दोनों अक्सर करके ऑप्शंस में होते हैं, कोई ना कोई एक, तो आपका परफेक्ट आंसर यहाँ पे आपको मिल गया। नेक्स्ट है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का मतलब होता है सहजीविता, यानी कि ये कभी अकेले नहीं रहेगा, ये ऊपर वाला फ्री रह सकता है, अकेले रह सकता है, लेकिन सिम्बायोटिक हमेशा अपनी कॉलोनी बनाएगा, किसी ना किसी के साथ जुड़ करके ये काम करते हैं। तो सिम्बायोटिक में एग्जाम्पल याद रखना है राइजोबियम, ठीक है। ये रूट ऑफ लेग्यूम्स, यानी कि लेग्यूम्स का जो पौधा होता है, दलहनी पौधा जिसको कहते हैं, दलहन जिसको कहते हैं, उसके जड़ों के साथ ये सिम्बायोटिक रिलेशन रखता है। ये उनके जड़ों में नाइट्रोजन को फिक्स तो करता है लेकिन साथ साथ अपने प्रोडक्शन को भी बढ़ा लेता है, तो दोनों को एक दूसरे से फायदा है, दैट इज नोन एज सिम्बायोटिक म्यूचुअलिज्म, ठीक है। और इसका एक और एग्जाम्पल दिया हमने फ्रैंकिया। तो फ्रैंकिया और राइजोबियम, जो कि मोस्टली कंसीडर इज राइजोबियम, ये दोनों ही यूज होते हैं हमारे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के तौर पे। तीसरा है N2 फिक्सिंग BGA। BGA इज अ कैटेगरी ऑफ साइनोबैक्टीरिया दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी। तो N2 फिक्सिंग बैक्टीरिया नहीं, ये BGA है, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी की फैमिली जो नाइट्रोजन फिक्स करती है, दैट इज एनाबियाना, नॉस्टॉक। नॉस्टॉक का एग्जाम्पल आपने क्लास 11th में ज़रूर पढ़ा होगा, उनमें हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट होता है। कुछ दिन पहले 11th की एक वीडियो बनाई गई थी, उसमें मैंने पढ़ाया था कि हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट होता है जिसमें वो नाइट्रोजन को क्या करते हैं, फिक्स कर लेते हैं। एंड द थर्ड वन इज ऑसिलिटोरिया, ठीक है। तो दीज आर द केसेस ऑफ N2 फिक्सिंग BGA। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आवर नेक्स्ट कैटेगरी, ये तो बैक्टीरिया की बात हो गई, आवर नेक्स्ट कैटेगरी इज माइकोरीजा। अब देखिए माइकोरीजा क्या फैमिली है, एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय माइकोरीजा, राइट इट्स एग्जाम्पल, राइट इट्स यूज, ठीक है। तो माइकोरीजा खुद एक नया परिवार है और ये परिवार कैसे बना ये देखिए। माइकोरीजा में फंगस का फैमिली और रूट ऑफ हायर प्लांट्स, यानी कि जो उच्च वर्ग के पौधे होते हैं। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं, हायर प्लांट्स में हम जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। तो हायर प्लांट्स में हम जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स को कंसीडर करेंगे। तो हमारा फंगस जब रूट ऑफ हायर प्लांट्स के रूट के साथ अटैच होकर रहता है, तब इस फैमिली को हम क्या कहते हैं, माइकोरीजा कहते हैं। माइकोरीजा का जेनस होता है ग्लोमस, यानी कि ग्लोमस कहीं भी दिखे तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा माइकोरीजा, ठीक है। तो ये क्या करता है, अब देखिए फंगस है और रूट ऑफ हायर प्लांट में है, तो फंगस आपको पता है कि फंगस के अंदर एक बहुत बड़ी खूबी होती है कि ये वाटर ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। तो इनके रहने से कभी भी प्लांट, चूंकि बहुत हायर प्लांट्स है, सनलाइट उसको ज़्यादा मिल रही है, तो उसको वाटर की कमी नहीं होनी चाहिए। तो वाटर की कमी पूरी तरह से 100% पूरा कर देना, वाटर के थ्रू कई सारे दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी प्लांट में पहुंच जाते हैं, तो इस काम को माइकोरीजा आसानी से कर देता है। तो चूंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ सपोर्ट में होते हैं, दैट इज नोन एज सिम्बायोसिस। माइकोरीजा का स्टूडेंट्स दो परिवार होता है, एक ऑप्शनली आप याद रख लेना, एक्टोमाइकोरीजा और इंडोमाइकोरीजा। तो प्लांट में रूट पर बाहर से रहकर तब उसको सपोर्ट करना, दैट इज एक्टोमाइकोरीजा। लेकिन प्लांट रूट में अंदर में जाकर इम्बेड होकर तब उसके लिए फैसिलिटी देना, दिस इज नोन एज इंडोमाइकोरीजा। तो एक्टोमाइकोरीजा और इंडोमाइकोरीजा दो तरह का कल्चर होता है, दो तरह का ये अपना काम पूरा करते हैं दो तरीके से। तो दिस वाज आवर माइक्रोब्स एज बायोफर्टिलाइजर। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में मैंने आपको दो चीज़ें पढ़ाई हैं, हालांकि यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, तीसरी चीज़ें अगली वीडियो में आएगी क्योंकि उसमें एक डायग्राम करना है हम लोगों को। बायोगैस प्लांट का एक छोटा सा डायग्राम हम करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो टॉपिक्स निकाला है, माइक्रोब्स का रोल एज बायो फर्टिलाइजर और माइक्रोब्स का रोल एज बायो कंट्रोल एजेंट। और ये दोनों रोल किस में शामिल है, एग्रीकल्चर में। तो एग्जाम में अगर 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, राइट द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन एग्रीकल्चर, तो आप ये 3 टॉपिक, ये दोनों और जो एक अगला आने वाला है, मतलब एज बायोगैस प्रोडक्शन में, तीनों को मिलाकर अपना नोट्स लिखेंगे। तो इस तरह के मॉडल क्वेश्चंस आते रहते हैं। एग्जाम्स के लिए बिल्कुल भी वरीड मत होइए, एग्जाम्स आपका बहुत अच्छा जाएगा अगर आप सिर्फ वीडियो वॉच करके जाते हैं, ध्यान से सुन कर जाते हैं। मैंने इसके पहले वीडियो में इंपॉर्टेंट बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस बताया है,
प्लीज़ आप उस क्वेश्चंस को कॉपी पे लिखकर उसके सारे आंसर्स फाइंड आउट कर लेना और उसके बाद आप उसको एक्सप्लेन कर लेना। हमारे पास हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, तो अगर टेलीग्राम की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जुड़ेंगे तो आपको उस टेलीग्राम चैनल पे काफ़ी सारे फाइल्स, काफ़ी सारे ऐसे PDF अपलोडेड हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, उस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट भेजा जाएगा, PDF अपलोड होगा, आप उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे कुछ दिन में, 1-2 दिन में फिर उसकी आंसर भी अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए जब तक इतना काम कीजिए, फिर मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में बायोगैस प्रोडक्शन को लेकर। ओके, टिल देन प्लीज़ टेक केयर, हैव अ सेफ डे, थैंक यू।